हेलो बच्चों, सार्विन सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास में जो हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर का नाम जो था भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसी का जो बचा हुआ पार्ट था आज हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे कि बचा हुआ पार्ट में हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हम पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। संसाधन हमने पढ़ा था, तो संसाधन क्या होता है? हमारी दैनिक जीवन में जितने भी सारी वस्तुएं हैं, ठीक ना, अगर हमारी जरूरतों को पूरा करती है तो वो सारे के सारे वस्तुएं संसाधन कहलाती है। हमने ये डेफिनेशन पढ़े थे और बुक के अनुसार भी हमने बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े थे, और हमने यहाँ ये भी समझे थे कि संसाधन को हम कैसे उपयोग करते हैं, ठीक ना, कैसे संसाधन बनते हैं। अगर ठीक ना वो संसाधन हैं, अगर हम उस प्राकृतिक वस्तु को उपयोग नहीं करते हैं तो वो संसाधन नहीं कहलाते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। आज हम लोग इस संसाधन का हम वर्गीकरण करेंगे, और इस संसाधन का वर्गीकरण के दौरान बहुत सारे आधारों पर संसाधनों को बांटा गया है। जैसे कि हम पहला बात करूं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? जैव और अजैव। जैव क्या होता है और अजैव क्या होता है? इसमें जितने भी ये संसाधन का हमने वर्गीकरण किया, इन सारे संसाधनों को संक्षिप्त में अभी हम पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग इसको काफी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैव क्या होता है संक्षिप्त में बता रहा हूं अभी। तो वैसे वस्तु जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाती है और हम उसको संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। दूसरा मैं बात करूं अजैव संसाधन क्या होता है, तो वैसे सारी वस्तुएं, है ना, जिसमें सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है और, है ना, इसमें किसी भी सजीव का गुण नहीं पाया जाता है, वैसे वस्तु को हम अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने अभी संक्षिप्त में देखा। इसके अगले टॉपिक में हम इन्हीं जैव संसाधन और अजैव संसाधन को विस्तार से पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे भी। ठीक है, अभी बस संक्षिप्त में हम पढ़ेंगे। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, है ना, संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, और ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसको हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। नवीकरणीय संसाधन को हम इंग्लिश में रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन को, है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। है ना, तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होती हैं जिसका उपयोग एक बार करने के बाद से कुछ समय के बाद पुनः जो है उनकी पूर्ति हो जाती है। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वस्तुओं को या किसी भी संसाधन का उपयोग किया, है ना, कुछ समय के बाद से वो संसाधन, है ना, पुनः उपलब्ध हो जाती है बाय द नेचर, है ना, और प्रकृति में, है ना, प्रकृति के द्वारा, है ना। जैसे कि हम पानी और हवा की बात करें, है ना, तो पानी और हवा, है ना, कंटिन्यूअसली इसका फॉर्मेशन होते रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता है ना। इस बात को तुम समझो कि जिस दिन पानी और हवा, है ना, खत्म हो जाएगा, तो इतना समझ जाना कि पूरा पृथ्वी में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी भी अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। हम आगे आते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हो, है ना। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, तो वैसे संसाधन, है ना, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा जो है इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना, और ना के बराबर में बनते हैं, है ना, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन बोलते हो। जैसे कि मैं यहाँ अगर जीवाश्म ईंधन की बात करूँ, है ना, जितने भी जीवाश्म ईंधन है ना, उसको बनने के लिए, है ना, लाखों साल लगते हैं, है ना, करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने के लिए। ठीक है, और इसीलिए जो है ना, उसको हम बचाकर
है ना उसको यूज करते हैं ताकि आने वाली नए जनरेशन उस रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट आपको बताया कि नवीकरणीय संसाधन क्या होती है। तो वैसे संसाधन जो कि फ्यूचर में, है ना, जो कि हम प्रेजेंट में यूज करते हैं लेकिन हम उसको ये सोचते हैं कि फ्यूचर में उसको यूज करें, ठीक है, तो है ना उसको हम बचा कर यूज करते हैं क्योंकि हमको पता है नवीकरणीय संसाधन क्या होता है ना। तो जिसकी उपयोगिता अगर एक बार खत्म हो जाती है ना तो उसको बनने में काफी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन समझ में आया, सॉरी अनवीकरणीय संसाधन समझ में आया। ठीक, अब हम यहाँ पे तीसरा हम पढ़ेंगे और तीसरा ये है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 4। कौन कौन से? तो पहला है व्यक्तिगत, है ना, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतरराष्ट्रीय, है ना। कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 4, है ना। कितने? 4। पहला व्यक्तिगत, वैसे संसाधन जिसमें पार्टिकुलरली व्यक्ति का अधिकार होता है ना, और इंडिविजुअल लोगों का अधिकार होता है ना। तो वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं, जैसे कि खुद का प्रॉपर्टी, खुद का बिल्डिंग, ये सारे के सारे व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? तो वैसे संसाधन जिसमें, है ना, जिसमें सभी लोगों का अधिकार होता है ना, और उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग हैं उन सभी का अधिकार होता है। तो वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया तो प्लेग्राउंड सामुदायिक संसाधन होती है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तो वैसे संसाधन जो कि लीगली और कानूनी तौर पर, है ना, किसी एक राष्ट्र का अधिकार हो, है ना, किसी राष्ट्र का अधिकार हो। कहने का मतलब है कि अगर नेशन, है ना, का अधिकार हो, है ना, तो वैसे, है ना, संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि, है ना, बहुत सारे अगर भारत की बात करो, है ना, तो भारत का बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं और उस प्रॉपर्टी में, है ना, पूरे उस प्रॉपर्टी में नेशन का अधिकार होता है ना, जिसको तुम राष्ट्रीय संसाधन कहोगे। उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन, वैसे एरियाज, वैसे वस्तुएं, है ना, जिस पे न ही किसी इंडिविजुअल का अधिकार हो, इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार हो, और ना ही, है ना, किसी सामुदायिक व्यक्तियों का अधिकार हो, ना ही, है ना, किसी नेशन का अधिकार हो। मतलब अगर उसमें किसी का अधिकार नहीं हो तो इतना समझ जाना कि उस पे अंतरराष्ट्रीय का अधिकार हो और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनली इसमें अधिकार हो उस संसाधन में। तो वैसे संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हो। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, काफी आसान है। जैसे कि समुद्र तट वाले, है ना, एरियाज, कुछ किलोमीटर समुद्र तट से, है ना, कुछ दूरी तक राष्ट्र का अधिकार होता है, जिसको राष्ट्रीय संसाधन हम कहेंगे। और, है ना, उस दूरी के बाद, है ना, जितने भी उधर डिस्टेंस में प्रॉपर्टीज होंगी, उन सारे प्रॉपर्टीज पर अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, है ना। आगे चले। ठीक, तो आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट है विकास की स्थिति के आधार पर, है ना। किस आधार पर? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को, है ना, यहाँ पे भी 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 4। तो कौन कौन से 4 भागों में बांटे गए हैं, इसको हम देखते हैं। तो पहला संभाव्य, है ना, जिसको हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो वैसे संसाधन जिसकी पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना होती है कि यहाँ पे संसाधन है, तो वैसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन बोलते हैं। दूसरा विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें, है ना, पूर्व तरीके से उसको निरीक्षण और निरीक्षण कर चुका गया है, और साथ ही साथ इसमें पूरी तकनीकी और पूरी जो है कौशलता के साथ इसका परीक्षण और निरीक्षण दोनों हो चुकी है, उसके बाद से इसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हो, है ना। तो संक्षिप्त में समझा रहा हूँ, आगे हम और इसको डिस्क्राइब कर अलग अलग आधारों पर
हम और ज़्यादा अच्छे से जो है पढ़ेंगे। तीसरा है भंडार, है ना। भंडार कहने का मतलब वैसे संसाधन जो कि स्टेबल हो, वैसे संसाधन जो कि स्टॉक में हो, और अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमको पता है कि ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉक में है, भंडार में है, तो इजीली तरीके से हम उसको उपयोग में ला लेते हैं और हमें उसमें किसी भी तरीके की चिंता नहीं होती कि नवीकरणीय संसाधन की तरह कि अगर ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो आने वाला फ्यूचर क्या यूज़ करेगा, आने वाले फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगा, है ना। तो इतनी ज़्यादा हमें टेंशन नहीं होती है किसमें, जो संसाधन स्टॉक होती है वैसे संसाधन। उसके बाद से संचित संसाधन क्या होती है ना। तो वैसे संसाधन जो कि अवेलेबल होती हैं, है ना, अवेलेबल होती हैं और वो एक्यूमुलेट होती हैं, वो, है ना, वो संसाधन जो कि अवेलेबल तो होती है लेकिन हम उसमें उसका संसाधन के उपयोग कर पाते हैं, है ना, तो वैसे संसाधन को हम संचित संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने भंडार जो देखा, तो भंडार में जितने भी चीज़ें जो वस्तुएं होती हैं वो स्टॉक में होती है ना, और पता रहता है कि संसाधन अवेलेबल है। लेकिन संचित में ऐसा होता है कि इसमें जो वस्तुएं, है ना, हमें प्राप्त होती हैं संसाधन के रूप में और उस वस्तु को हम उपयोग कर पाते हैं, है ना, तो वैसे वस्तु, है ना, संचित संसाधन में आते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे 4 अलग अलग आधारों पर, है ना, हमने संसाधन को बांटा और कौन सी संसाधन क्या होती है मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में पढ़ा। ठीक है, अब हम इनको अगले टॉपिक में इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तब तक हम इन सारे चीजों को एक चार्ट में देखते हैं, है ना, और इस चार्ट में हम संसाधन को ही अलग अलग भागों में हमने बांटा है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग आधार पर बांटा है, तो इसको एक संरचना की तरह एक डायग्राम में हमने इसको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, तो इसमें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही किसी भी तरीके की दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने इस संसाधन को, है ना, 2 भागों में बांटा। पहले हमने 2 भागों में बांटा, पहला है प्राकृतिक संसाधन, है ना, पहला क्या है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है ना, मानवीय संसाधन, है ना, दूसरा है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और मानवीय संसाधन क्या होता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी चीजें होती हैं, सारे के सारे चीजें प्राकृतिक संसाधन होती है। और प्रकृति, सिंपल सा हम बोल सकते हैं इसको कि प्रकृति में पाए जाने वाले वो सारी चीजें जो कि मानव की आवश्यकता और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, तो वो सारे के सारे वस्तुएं, है ना, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है, जो कि कहाँ से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे दूसरा मानवीय संसाधन, है ना, क्योंकि संसाधन का जो मेन 2 भाग हैं, पहला प्रकृति है और दूसरा मानवीय है। तो मानवीय संसाधन क्या होता है ना, तो वैसे संसाधन जो कि मानव अपनी तकनीकी और अपनी बुद्धि का और अपनी ज्ञान का उपयोग कर, है ना, उन्होंने अपनी जीवन को आसान बनाता है ना, तो वैसे संसाधन को हम मानवीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन को भी हमने 2 भागों में बांटा। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि अभी जो है जस्ट मैंने आपको समझाया था कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन का क्या होता है। तो हमने यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर, है ना, हमने संसाधन को 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। और इसको मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद से उनकी उपलब्धता नेचर के द्वारा आसानी से करा दिया जाता है ना, तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होती है। अगर खत्म होती भी है ना, तो दोबारा वो बन जाती है बाय द नेचर के माध्यम से। अनवीकरणीय संसाधन भी मैंने अभी जस्ट आपको बढ़ाया और मैंने जस्ट आपको इसके बारे में बताया कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होती है। तो वैसे संसाधन, है ना, जो कि एक बार यूज करने के बाद से अगर, है ना, ये समाप्त हो जाती है ना, तो इसको बनने में
काफी साल और काफी हजारों लाखों साल लग जाते हैं बनने में, है ना, तो वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। मैंने पीछे भी जो है ना इस चीज को समझाया था। अब पुनः जो है नवीकरणीय संसाधन को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है ना सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि जो है पवन और जल। सतत अथवा प्रवाह का मतलब क्या है? नवीकरणीय संसाधन को मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया कि वैसे वस्तु है ना जो लगातार बनते रहे, है ना, वैसे वस्तु इसमें लगातार हम उसका यूज करते रहें, लेकिन जो है वो समाप्त ना होता हो, है ना, और अगर समाप्त होता भी है तो कुछ समय के बाद से पुनः बन जाता है। तो वैसे वस्तु को वैसे चीजों को हम सतत अथवा प्रवाह संसाधन कहते हैं, जो कि ये कंटिन्यूअसली इसका फॉर्मेशन होते रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे पवन और यहाँ पे जल, तो क्या आप सोचो कि जो पवन मतलब हवा, एयर, क्या ये हवा और है ना जिसको हम एयर भी बोलते हैं, क्या ये समाप्त हो जाता है? अभी तक आपका एज अभी जितना भी हो रहा हो, है ना, 15 साल 16 साल, आप जब से जन्म लिए थे तब से जो है आप लगातार हवा को सांस के रूप में ले रहे हैं। तो क्या 15 साल 16 साल तक जो है आप हवा को सांस के रूप में ले रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हवा खत्म हो गया? नहीं, हवा इसीलिए खत्म नहीं होता है क्योंकि वो कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है ना, क्योंकि इसका निर्माण कंटिन्यूअसली होते रहता है। अब इसी नवीकरणीय संसाधन को हमने अभी जस्ट देखा, सतत अथवा प्रवाह, और दूसरा हम देखेंगे जैव। दूसरा हम क्या देखेंगे? जैव संसाधन, है ना। तो जैव संसाधन क्या होता है ना, जैव संसाधन को भी हम दो भागों में हम बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, है ना, पेड़ पौधे होते हैं, सारे के सारे वनस्पति कहलाते हैं और ये सारे वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्राकृतिक वनस्पति होंगे। और ये किस में हम बांटे इसको? जैव को। और जैव मैंने ऊपर बताया था कि जैव को किस आधार पर बांटा गया? जैव को जो है उत्पत्ति के आधार पर, है ना, दो उत्पत्ति के आधार पर, है ना, संसाधन को दो भागों में बांटा गया था, जो कि मैंने शुरुआत में ही इसको बताया था। जैव और अजैव, है ना, जिसमें प्राण हो, जिसमें सजीव का लक्षण आता हो, है ना, वो जैव कहलाता है। जिसमें सजीव का लक्षण नहीं आता हो, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो अजैव होती हैं। मैंने यहाँ बताया था शुरुआत में, और उसी चीजों को हमने यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में आपको समझाने की कोशिश किया ताकि जो है आप समझ पाओ। ठीक है, तो वन्य जीव, तो वन्य जीव क्या होगी? तो वन में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, है ना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, है ना, वो सारे के सारे, है ना, वन्य जीव के अंतर्गत आएंगे और ये भी खुद में, है ना, एक संसाधन होते हैं। ठीक है, और है ना, हम यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन की मैं बात करूं तो अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। और इससे पहले कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है ना, जिसका एक बार उपयोगिता होने के बाद, है ना, इन फ्यूचर, है ना, दोबारा जो इसको बनने में काफी लंबा समय और काफी अधिक समय लगते हैं। ठीक है, तो इस अनवीकरणीय संसाधन को भी हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु। पुनः चक्रीय कहने का मतलब है कि उस धातु का जो है ना बार बार बने, है ना, और धातु को एक बार यूज करने के बाद से कुछ समय के बाद से वह पुनः बन जाती है, तो उसी को हम पुनः चक्रीय बोलते हैं। दैट मीन्स इसका एक साइकिल चलता है ना, खत्म हुआ फिर बना, फिर खत्म हुआ फिर बना, इसी को हम चक्रीय बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसको साइकिल बोलोगे। ठीक है, अचक्रीय क्या होता है ना, तो जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जिसको फॉसिल फ्यूल बोलते हो। तो वैसे संसाधन, है ना, वैसे संसाधन जिसका फॉर्मेशन में, है ना, हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो वैसे संसाधन
है ना जीवाश्म संसाधन कहलाते हैं, जो कि है ना पेड़ पौधे और है ना जीवों के शरीर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण से उनके शरीर या जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोयले में तब्दील हो जाते हैं, और जो जो शरीर होती है ना या ह्यूमन बींग्स की हो सकती है या जानवर की हो सकती है, तो वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे संसाधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, और ये ना इसके फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ना, और इसको बनने में है ना काफ़ी समय लगता है। इसीलिए हम इसका उपयोग एक सही तरीके से और सुटेबल तरीके से करते हैं, ताकि ये समाप्त ना हो और आने वाले फ्यूचर जनरेशन इसका उपयोग से वंचित ना रह पाए। ठीक है, तो जैसे कि अचक्रीय मतलब होता ही है, अचक्रीय का मतलब होते ही है कि उसका साइकिल ना हो, मतलब कि वो अगर समाप्त होता है तो उसको बनने में है ना काफी समय लगता है ना, तो वो अचक्रीय होता है। यहाँ पे हमने जो इसका संसाधन को जो शुरुआत में हमने दो भागों में बांटा, इस दो भागों में हमने पहला प्रकृति को बांटा था और दूसरा मानवीय को बांटा था। तो अब मानवीय संसाधन को भी हम दो भागों में बांटते हैं। तो मानवीय संसाधन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वैसे संसाधन है ना जो कि मानव है ना खुद में एक संसाधन है। क्यों खुद में एक संसाधन है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मानव के पास बुद्धि विवेक होने के कारण से है ना अपने को ही उपयोग करता है एक संसाधन के रूप में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे हम इस मानवीय संसाधन को दो भागों में हमने बांटा। पहला है कि संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। है ना, मानवीय संसाधन को दो भागों में हमने बांटा, जिसमें संरचनाएं के आधार पर और संस्थाएं के आधार पर हमने है ना संसाधनों को डिवाइड किया, है ना संसाधनों को हमने बांटा, है ना। और दूसरा है मात्रा, उनकी स्टॉक कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है ना, और उनकी क्वालिटी क्या है, इसके आधार पर भी है ना हमने संसाधन को बांटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सारा चीजें देखा। ठीक है, और अगला टॉपिक में हम लोग इस सारे टॉपिक को हम अच्छे तरीके से और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है।